अच्छा ठीक है, जी। सही है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की अगर बात की जाए तो हुआ ये कि ब्रिटिश ने ये कह दिया था साइमन कमीशन में कि इंडिया के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन विच विच इज गोइंग टू फेवर द इंडियंस एज वेल एज इट इज गोइंग टू फेवर द ब्रिटिश। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा सिस्टम बनाना है इंडिया के अंदर जो कि इंडियंस को भी खुश कर दे, ब्रिटिश को भी खुश कर दे। लेकिन साइमन कमीशन फेल हो चुका है। The reason for the failure of Simon Commission was that it did not contain any Indian member, so it failed. Simon Commission के बाद the Indians they presented a proposal to the British in the form of a Nehru report, लेकिन वो भी फेल हो चुकी है। नेहरू रिपोर्ट फेल होने की वजह थी कि it was rejected by the Muslims. Jinnah presented his 14 points, but नेहरू कॉल्ड देम एज अनडेमोक्रेटिक। और नेहरू, क्योंकि द मुस्लिम लीग हैड रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट, देयरफॉर द हिंदूज रिजेक्टेड जिन्नास 14 पॉइंट्स। अब ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो गई है कि एक डेडलॉक जो है वो फॉर्म हो चुका है कि भाई उधर हिंदू बात मानने को तैयार नहीं है, इधर मुसलमान बात मानने को तैयार नहीं है, और ब्रिटिश चाहते हैं कि भाई ये रोज रोज का जो मसला हो गया है कि आए दिन ये इंडियंस जो है वो रोडों पर प्रोटेस्ट करते हैं ब्रिटिश के खिलाफ, एंड दे आर आस्किंग फॉर सेल्फ रूल, तो ये जो इनकी डिमांड है भाई ये इनको पूरी करके दो और इससे जान छुड़ाओ। So finally, the British called both the leaders of Congress and Muslim League to England कि भाई आएं और डिस्कशन करें। तो एक अरेंज की गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मींस के अ डिस्कशन मीटिंग वाज अरेंज कि जिसमें आए और बैठें और डिस्कस करें कि भाई करना क्या है हमने इंडिया के बारे में, इंडिया के फ्यूचर को कैसे डिसाइड करना है, इसके बारे में जो है वो डिसीजन लिया जाए। तो भाई आ जाएं और डिसाइड करें। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो हुई है 1930 में। अच्छा, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया था मुस्लिम लीग को, एंड द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग वर प्रेजेंट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस के लोग एब्सेंट हैं। एब्सेंट होने के दो रीजंस हैं। पहला रीजन के कांग्रेस पार्टी जो है दे वर प्रोटेस्टिंग the non-cooperation movement and they got arrested. So some of the leaders got arrested and some of the leaders they boycotted the RTC. उनका ख्याल था कि भाई the British are not going to favor the Indians, तो we don't want the RTC until and unless कि हमारे rights हमें दिए जाएं, उसके बगैर जो है हम RTC में नहीं ठीक आने है। वाले। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि प्रिंसली स्टेट्स, वो इलाके जिनको ब्रिटिश डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे थे, सच एज कश्मीर, भावलपुर, हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़, इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज थे जिन पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। उन एरियाज के रूलर्स को भी इनवाइट किया गया कि भाई इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, आप भी आ जाएं, इस मीटिंग का पार्ट बन जाए कि हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा डिसीजन हो जिससे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप इफेक्ट हो रहे हो, तो आपको उस डिसीजन के बारे में पता होना चाहिए। इस वजह से ये किसने कहा था, यानी कौन? ब्रिटिश ने ब्रिटिश कहा, ने हिंदुओं को प्रिंसली कहा स्टेट था? प्रिंसली स्टेट्स अच्छा, अच्छा, प्रिंसली। प्रिंसली स्टेट्स के जो नवाब्स हुआ करते थे ना, उनको उन्होंने कहा, ब्रिटिश ने कहा कि देखिए भाई आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाएं। उसकी वजह ये है कि हम इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हम इंडिया के फ्यूचर में कोई ऐसा चेंज लाएं जिससे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप इफेक्ट हो जाएं। इसलिए बेहतर ये है कि आप आ जाएं और पार्टिसिपेट कर लें मीटिंग में। सिर्फ पार्टिसिपेट ही करना है आपको, ज्यादा तो कुछ नहीं करना है। तो द ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब बात ये कि कांग्रेस जो है वो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर थी इंडिया की, और कांग्रेस के लिए इट वाज नेसेसरी दैट कांग्रेस शुड रिमेन देयर इन इंडिया। कांग्रेस का जो है वो इंडिया में, सॉरी, कांग्रेस का जो है वो उधर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होना लाजमी था, लेकिन कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया। तो अब बात ये कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया रिमेन्ड स्टिल अनडिसाइडेड। वाई? क्योंकि कांग्रेस इज एब्सेंट। अब कांग्रेस की एब्सेंस में आप कोई डिसीजन ले लें, बाद में कांग्रेस वाले जो हैं उस पर धरना करते फिरें और बोले जी हमारे साथ गलत हुआ, जुल्म हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो फिर आप किसको जवाब दें? आप जवाब ही नहीं दे सकते। इस वजह से जो है देर वर ओनली टू थिंग्स विच वर फाइनलाइज्ड इन द फर्स्ट आरटीसी। पहली चीज जो फाइनलाइज हुई वो ये थी कि भाई
ब्रिटिश ने कहा कि हम इंडिया को बनाने वाले हैं फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब है इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं फेडरल सिस्टम, यानी कि पार्लियामेंट वाला सिस्टम, जिसमें जी जी। इलेक्शंस होंगे, लोग अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट बनाएगी और पार्लियामेंट मुल्क चलाएगा। ऐसा सिस्टम हम इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग इंडिया ज्वाइन कर लेंगे, इफ इंडिया इज गोइंग टू बी अ फेडरेशन। अच्छा जी, ये तो बात जबरदस्त है भाई। इसके बाद ये हुआ कि मुस्लिम लीग ने भी इस बात को सपोर्ट किया कि हाँ भाई ठीक है, अगर आप फेडरेशन बनाते हैं तो हमें मंजूर है कि अगर आप फेडरेशन बनाकर और हमें ऑटोनॉमी देते हैं, हमें पावर देते हैं कि वो एरियाज जहां हम मेजोरिटी में हैं वहां से हमारा रूलर या हमारा प्रोविंशियल मिनिस्टर सेलेक्ट होगा और वो गवर्नमेंट चलाएगा हमारे प्रोविंस की, तो हमें कबूल है, हमें कोई मसला नहीं है। तो द मुस्लिम्स आर हैप्पी विद दिस डिसीजन। एक और बात या एक और डिमांड जो मुसलमानों की थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, अगर आपको याद हो हमने लखनऊ जी पैक्ट जी। में भी डिस्कस की और उससे पहले भी डिस्कस की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाली डिमांड ग्रांट कर दी गई। द ब्रिटिश अग्रीड के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन प्रोविंशियल लेवल, यानी अब कह दिया गया कि भाई आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए थी, दे दी, आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दे दी। However, future of India is still undecided. Future of India decide नहीं हो सका, लेकिन provincial autonomy दे दी गई है। So the first roundtable conference we can say कि it turned out to be successful for the Muslims. अच्छा जी, इसके बाद बढ़ रहे हैं आगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 की जानिब। अगले साल लेकिन हाँ हाँ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वो ज्यादा नहीं थे, मतलब जो एम्स थे ज्यादातर अचीव तो नहीं हो सके, तो हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम यही कहेंगे कि द मेन एम of the first roundtable conference, which was to decide the future of India, was not achieved. ठीक है, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश ने अगले साल फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई कि भाई हमें इंडिया का फ्यूचर फाइनलाइज करना है। इंडिया का फ्यूचर फाइनलाइज किए बगैर हमें जो है नुकसान है, क्योंकि हमें बताना है, फाइनलाइज करना है कि इंडिया को कैसे गवर्न किया जाएगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में को अरेंज करने से पहले, एट दैट टाइम द वाइसरॉय वाज लॉर्ड इरविन। ही वेंट टू मीट गांधी। अच्छा, गांधी जी जेल में थे क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से गांधी जी जेल में थे। ही वेंट टू मीट गांधी एंड ही रिक्वेस्टेड गांधी कि भाई यू शुड बी अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी ने जो है वो ये कहा कि भाई ठीक है, आई विल अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन इन रिटर्न यू आर रिक्वायर्ड टू रिलीज ऑल आवर प्रिजनर्स। तुम हमारे सारे बंदे रिलीज कर दो एंड आई एम गोइंग टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो बात समझ में आती है भाई, ठीक है, सही है। सो एन अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन गांधी एंड इरविन which came out to be known as the गांधी इरविन पैक्ट, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ था कि लॉर्ड इरविन will release all the prisoners of Congress party and in return Gandhi will attend the second roundtable conference. तो सेकंड आरटीसी हो रही है जिसमें मुस्लिम लीग प्रेजेंट है, कांग्रेस प्रेजेंट है और प्रिंसली स्टेट्स प्रेजेंट है। क्योंकि अब सारे स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट थे तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि भाई नाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया विल बी डिसाइडेड एंड समथिंग इज गोइंग टू बी अचीव्ड वेरी सून। हाउएवर, इसमें अचीवमेंट्स क्या हुई हैं कि भाई सिंध एंड एनडब्ल्यूएफपी वर रिकॉग्नाइज्ड एट सेपरेट प्रोविंसेस। प्रीवियसली ये बात कही जा रही थी, दिस वाज द डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स कि दे वांटेड सिंध और एनडब्ल्यूएफपी को सेपरेट प्रोविंस बनाया जाए। सिंध जो है वो बॉम्बे का पार्ट था, तो मुसलमान कहते थे कि बॉम्बे में हिंदुओं की मेजोरिटी है और सिंध में मुसलमानों की मेजोरिटी है, तो सिंध को सेपरेट प्रोविंस करें। एनडब्ल्यूएफपी पंजाब का पार्ट था, पंजाब में सिखों की मेजोरिटी थी और एनडब्ल्यूएफपी में मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी। तो मुस्लिम्स कहते थे कि एनडब्ल्यूएफपी को अलग करें ताकि ये सिखों का जो डोमिनेंस है वो खत्म हो। ठीक तो है। यहाँ ब्रिटिश ने कह दिया कि ठीक है भाई, आपकी डिमांड वो भी पूरी कर दी, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी को सेपरेट प्रोविंस बना दिया। लेकिन यहाँ जब बात आई सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की टू द माइनॉरिटीज, उस पर गांधी ने रिफ्यूज कर दिया। गांधी ने कहा देखें जी, देयर इज ओनली वन पार्टी इन इंडिया, कांग्रेस, विच इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इंडियन नेशन।
Everyone who is living in India is represented by the Congress party. अगर आपको राइट्स देने, अगर आपको इलेक्शंस में सीट्स देनी है, तो आप किसी नेशन को नहीं देंगे, बल्कि आप कांग्रेस पार्टी को देंगे। फिर तो कांग्रेस पार्टी उन लोगों को पहली देंगे। चीज हाँ हाँ ये गांधी ने अब रिफ्यूज कर दिया। पहले वो गांधी जनरल टॉक्स पे तो उसने अप्रूव किया हुआ था, गांधी ने कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलनी चाहिए। तो अब मना क्यों? पहले लखनऊ पैक्ट में गांधी ने अग्री किया था। गांधी जी ने टॉक्स तो 1944 हाँ की सॉरी, है। लखनऊ पे जी। लखनऊ पैक्ट में गांधी ने अग्री किया था, अब ये मुकर गए। So the real face of the hypocrite Gandhi was now available in front of the Muslims. कि ये दोगला आदमी था, he was a hypocrite actually, कि what he did कि previously Congress had agreed कि the right of separate electorates is to be given to the Muslims, and now what they were doing was कि they were not accepting the fact, and what they were saying कि भाई separate electorates should not be given to the minorities. अब माइनॉरिटीज में मुसलमान भी हैं, माइनॉरिटीज में सिख भी हैं, जट्स भी हैं, एंड मैनी अदर पीपल आर देयर हु आर द माइनॉरिटीज, और कहा जा रहा है कि इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने नहीं चाहिए। और गांधी ने कहा देखें भाई, जिसको भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है वो कांग्रेस पार्टी का पार्ट बने, और हम उसको सीट एलोकेट करेंगे, और वो सीट से जो है वो इलेक्शन लड़े, और फिर जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट बने। तो गांधी, द एटीट्यूड ऑफ गांधी वाज रियली रिजिड, एंड ही इमीडिएटली रिफ्यूज्ड कि भाई हम माइनॉरिटीज के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते ही नहीं, और हम इस चीज को जो है वो मानते ही नहीं, और माइनॉरिटीज को जो है हम उनके राइट्स नहीं देंगे। अच्छा भाई, ठीक है, बात समझ आती है। So the second RTC, it was also a failure because although everyone was present in the conference, but the future of India remains still undecided. So the main motive of the RTC has still not been achieved. अच्छा, सेकेंड आरटीसी के बाद ब्रिटिश ने एक बात कह दी थी जिसने आगे का फ्यूचर इंडिकेट कर दिया था। ब्रिटिश ने कहा फाइंड योर सेल्फ अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, अदरवाइज वी विल इम्पोज अवर ओन सॉल्यूशन अपॉन यू। ये बात ब्रिटिश ने कर दी थी कि भाई या तो अपने मसलों का हल खुद निकाल लो, अगर अपने मसलों का हल खुद नहीं निकाल सकते तो फिर ये सोच लेना कि वी विल इम्पोज अवर ओन सॉल्यूशन अपॉन यू, और फिर नहीं कहते फिरना कि भाई ये गलत हुआ है और ये गलत हुआ है, फिर ये तो जो है हम अपना सॉल्यूशन आप पर इम्पोज कर देंगे। अच्छा जी, सो अच्छा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अच्छा, के, और ये हाँ ये जो गांधी ने रिफ्यूज किया था कि माइनॉरिटीज को हम नहीं देंगे, तो मुसलमान इस बात से वैसे पीछे क्यों हट गए? क्योंकि मुसलमान तो माइनॉरिटीज में नहीं थे, वो तो मेजोरिटी में थे। नहीं नहीं नहीं, और मुसलमानों को माइनॉरिटी कहा जाता था। मुसलमान, सिख, जट, एंग्लो यूरोपियंस, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, इन सब को जो है वो माइनॉरिटी कहा जाता था। वो नहीं तो ये हिंदूज के बाद तो सबसे बड़ी नेशन ही मुसलमान की थी इंडिया में। हाँ वो थी, लेकिन हिंदुओं ने इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ था कि वो ये कहते थे कि हम लोग ही मेजोरिटी में, और बाकी हमारे अलावा कोई और मेजोरिटी में है ही नहीं। तो हिंदू ये कहते थे कि बस एक ही ऐसी नेशन है हिंदुइज्म जो कि मेजोरिटी में, और बाकी सारे के सारे माइनॉरिटी में। तो ठीक ये है, सही। ठीक है। अच्छा, आफ्टर द फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटेन ही चेंज्ड, और ब्रिटेन में एक नया प्राइम मिनिस्टर आ गया। जो ब्रिटेन की एक पार्टी थी लेबर पार्टी, उसका प्राइम मिनिस्टर जो है, उस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ, जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। अच्छा, इसने अपना एक डिसीजन अनाउंस किया इंडिया के लिए, विच केम आउट टू बी नोन एज द कम्युनल अवार्ड। अवार्ड कहते हैं डिसीजन को, कम्युनल का मतलब होता है बेस्ड ऑन कम्युनिटी। सो एन अ डिसीजन फॉर द कम्युनिटीज वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ऑन 4th of August 1932। इसने ये कहा कि जितनी माइनॉरिटीज हैं उन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे,
on the basis of the percentage of their population. किसने कहा था ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी मना कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि जी सेकंड राउंड के भाई सेपरेट इलेक्टोरेट तो मिलना ही नहीं चाहिए। और यहाँ ये बंदा क्या बोल रहा है, इसने सेकंड आरटीसी के एंड होते ही इसने कहा कि भाई राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट तो हम ग्रांट करेंगे, तमाम माइनॉरिटीज को ग्रांट करेंगे और हमने दे दिया। और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन चेक की जाएगी कि किस नेशन की in a particular area how much percentage of the people are of that nation. As per the percentage of the people, the seats are going to be allocated to that community in the elections. तो बात समझ में आती है भाई? ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर एक एरिया है बंगाल, वहां पर 40% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, तो इलेक्शंस में जितनी भी सीट रखी जाए उन सीट्स का 40% जो है वो मुस्लिम्स को दिया जाएगा। बात समझ में आती है? मिसाल के तौर पर जो है मैंने कहा बंगाल में पॉपुलेशन मुस्लिम्स की 50% है, और बंगाल से जो गवर्नमेंट में इंडियंस के लिए या मुस्लिम्स के लिए इंडियंस के लिए सीट्स रखी गई हैं वो 250 सीट्स हैं, और मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो 50% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। तो मुसलमानों को कितनी सीट्स मिलेंगी भाई? 125। आधी सीट्स 125 सीट्स मुसलमानों को मिलेंगी। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये इसने इंट्रोड्यूस किया। यानी अब जो सेकंड आरटीसी में गांधी जी जिसको कह रहे थे, जिस चीज को गलत कह रहे थे, और गांधी जी कह रहे थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए और राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट तो मिलना ही नहीं चाहिए, तो वो वाली बात जो है वो यहाँ एक कंप्लीट रिफ्यूजल हो गया कि भाई अब तो जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। अच्छा, इसका वो रीजन भी बताता है कि द रीजन बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस अवार्ड वाज दैट रैमजे मैकडोनाल्ड कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज अ फ्रेंड ऑफ इंडियंस एंड ही वांटेड टू रिजॉल्व द इश्यूज इन इंडिया। अच्छा जी, तो एक तो बात हमें ये समझ में आ गई कि एंड द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि मकसद बेसिकली ब्रिटिश का ये था टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन इंडिया, और इंडिया के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो ब्रिटिश ने एक ये सॉल्यूशन भी जो है अपना प्रपोज किया था और प्रेजेंट किया था, जिसको फाइनली एक्सेप्ट किया जाना था, और ये इट टर्न्ड आउट टू बी फेवरेबल फॉर द मुस्लिम्स। अब तक आरटीसीज में जितनी बातें हुई हैं सारी की सारी बातें इफ यू ऑब्जर्व आर फेवरेबल फॉर द मुस्लिम्स। अच्छा जी, थर्ड आरटीसी हुई है जनाब, और थर्ड आरटीसी होने से पहले कायदे आजम जो हैं वो बिल्कुल ही दिल बर्दाश्ता हो गए। ही टर्न्ड आउट टू बी रियली डिप्रेस्ड एंड ही लेफ्ट इंडिया एंड ही वेंट टू इंग्लैंड। अच्छा, अगर आप अपनी मर्जी से मुल्क छोड़कर चले जाते हैं तो उसको कहते हैं वॉलंटरी एग्जाइल। तो फिर हमने ये कहा कि जिना वेंट इनटू वॉलंटरी एग्जाइल, जिना लेफ्ट इंडिया एंड ही went to England. The Congress leaders they started. अच्छा, लेकिन हाँ, ये जिना जिना जो है ये डिप्रेस्ड होके क्यों छोड़ के चले गए, क्या हुआ? क्योंकि जिना जो है वो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, जिना लगे हुए हैं जमाने से मुसलमानों के लिए कि मुसलमान जो हैं वो उनको उनके राइट्स मिल जाएं, और इंडिया में जो है मुसलमानों की पोजीशन बेहतर हो जाए, या इंडिया में मुसलमानों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए, और वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व ही नहीं होकर दे रहे। और आज यहाँ तक बात आ गई कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो फेल हो गई, और उसमें भी कुछ अचीव ही नहीं हो सका। बात कर रहे हैं लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो माइनॉरिटीज को प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि माइनॉरिटीज को हम दे रहे हैं सेपरेट सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। जिना के 14 पॉइंट्स में बहुत सारी बातें थी, तो वो सारी बातें अप्रूव नहीं हुई। इसका मतलब है मुसलमानों को सारी डिमांड्स नहीं मिली। तो बहरहाल जिना का ये ख्याल था कि मुसलमानों का अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो बस अब बर्बाद हो गए। तो ये सोचकर जो है वो जिना वेंट इनटू वॉलंटरी एक्साइल। इसके बाद ये हुआ कि सेकंड आरटीसी के बाद जो है द लीडर्स ऑफ कांग्रेस उन्होंने अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। देयरफॉर द लीडर्स ऑफ कांग्रेस गॉट अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश अगेन, तो वो तो जेल में थे, इसलिए कांग्रेस डिड नॉट अटेंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फ्यू प्रिंसली स्टेट्स वर प्रेजेंट, few leaders of Muslim League were present. The Muslims were represented by Sir Agha Khan.
everyone was really demotivated कि भाई हर साल बुलाते हो, बिठाते हो, टाइम जाया करते हो, अचीव कुछ होता नहीं है. तो everyone was really demotivated and finally nothing got achieved. कुछ भी अचीव नहीं हुआ, क्योंकि भाई सबने कहा यार ये क्या चल रहा है कि भाई कांग्रेस है नहीं, मुस्लिम लीग के सारे लीडर्स है नहीं, और कोई किसी बात पर अग्री नहीं कर रहा था. तो फाइनली द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टर्न्ड आउट टू बी अ कंप्लीट फेलियर. अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे बनता है 14 मार्क का क्वेश्चन. अगर 14 मार्क का क्वेश्चन बनता है तो इसको आंसर करने का तरीका सुन लें. इसको आंसर करने का क्या तरीका होता है? इसको आंसर करने का तरीका है कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बनाते हैं कि इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया द ब्रिटिश announced round table conferences wherein the British invited Muslim League, Congress and the princely states to resolve the issues of India. ठीक है. And there were 3 round table conferences which were held in England. The first RTC was held in 1930, second RTC in 1931 and the third RTC in 1932. ये तो बन गया इंट्रोडक्शन. अब पहली आरटीसी में क्या हुआ, कौन आया, कौन नहीं आया, क्या अचीव हुआ, क्या अचीव नहीं हुआ, ये एक पैराग्राफ बनेगा. दूसरी आरटीसी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, whatever it was, it is going to be another paragraph. Then for the third RTC, there is going to be a third paragraph. और finally there is going to be a conclusion. अच्छा, conclusion में फिर आपने ये बताना है कि भाई the RTCs they turned out to be a failure since the future of India was not decided. However, the RTCs turned out to be good for the Muslims because the demands of the Muslims got approved in the RTCs. तो ये कंक्लूजन लिखेंगे और आपका ये आरटीसी का सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, ब्रिटिश ऑलरेडी कह चुके थे कि भाई फाइंड योर सेल्फ अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स अदरवाइज वी विल इम्पोज अवर ओन सोल्यूशन अपॉन यू. और वही हुआ कि ब्रिटिश ने अपना एक सोल्यूशन इंडियंस पर इम्पोज कर दिया which came out to be known as the Government of India Act 1935, या जिसको आप कहते हैं a new constitution या a new law in India was introduced, जिसको कहा जाने लगा Government of India Act 1935. अच्छा जी, इसमें कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें बुरी हैं, लेकिन इन रियलिटी दिस एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड एनी पावर टू द इंडियंस. पहली एक बात जो इसमें अच्छी थी वो ये थी कि भाई सिंध, NWFP एंड उड़ीसा 3 नए प्रोविंसेस बनाए गए. यानी कि पहले इंडिया में 8 प्रोविंसेस थे, अब 3 नए प्रोविंसेस आ गए, तो इंडिया में टोटल 11 प्रोविंसेस हो गए. यानी मुसलमानों की जो डिमांड जो आरटीसी में अप्रूव हुई थी, इसको लॉ का पार्ट बना दिया गया. यानी अब पक्की बात हो गई. इसके बाद इन्होंने ये कहा कि इंडिया में फेडरल सिस्टम होगा, यानी एक पार्लियामेंट होगा और उस पार्लियामेंट के जो है वो 2 पार्ट्स होंगे. एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी. सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे पास प्रॉपर पार्लियामेंट होगा जिसमें काउंसिल ऑफ द स्टेट होगी, और उस काउंसिल ऑफ द स्टेट को हम अपर हाउस कहेंगे, और एक असेंबली होगी जिसको लोअर हाउस कहेंगे. यानी पार्लियामेंट के 2 डिपार्टमेंट होंगे, एक डिपार्टमेंट अपर हाउस का होगा, दूसरा डिपार्टमेंट लोअर हाउस कहलाएगा. उसमें डिफरेंट मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स को इलेक्शंस के थ्रू अपॉइंट किया, सेलेक्ट किया जाएगा, और वो मिनिस्टर्स जो हैं वो मुल्क चलाएंगे. तो इससे एक बात ये समझ में आई कि फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इससे पहले डायरेक्ट इलेक्शंस का ऑप्शन नहीं था. फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड वुमेन वर आल्सो अलाउड टू वोट. तो ये तो इसकी अच्छी बात है. और चलो भाई, इंडिया को फेडरेशन बना दिया, ये भी अच्छी बात है कि भाई समझ में आती है बात कि आपने इंडिया को फेडरेशन बना दिया. आपने ये भी बात कह दी कि भाई हमने जो है वो पार्लियामेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए, वुमेन आर आल्सो अलाउड टू वोट, ये भी अच्छी बात है. 3 नए प्रोविंसेस बना दिए, मुसलमानों की डिमांड पूरी हो गई, ये भी अच्छी बात है. अब आते हैं इसके फ्लॉज के ऊपर. The first ever flaw which was introduced in the act was के system of hierarchy जो मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस किया गया था. और सिस्टम ऑफ डायरार्की, इफ यू रिमेंबर, तो सिस्टम ऑफ डायरार्की के अंदर एक बात जो है वो ये कही गई थी कि द सिस्टम ऑफ, ये जो सिस्टम ऑफ डायरार्की, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल.
अब ये कहा गया कि हमने डायरार्की का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया सेंट्रल लेवल पे। तो ठीक है भाई, पहले वो प्रोविंशियल लेवल पे था, अब वो इंट्रोड्यूस हो गया सेंट्रल लेवल पे, यानी पूरे इंडिया के अंदर डायरार्की का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि पूरे इंडिया में पुलिस, रेवेन्यू, पावर रिसोर्सेस, टैक्सेस, प्रेस एंड पब्लिकेशन विल बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश। और पूरे इंडिया के अंदर फॉरेस्ट, पब्लिक वर्क, पब्लिक वेलफेयर और एजुकेशन विल बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस। यानी पूरे इंडिया की पावर ब्रिटिश ने अपने पास रख ली और पूरे इंडिया की फजूल बातें उठाकर इंडियंस को दे दी। तो अगेन नो रियल पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द इंडियंस। इस पर नेहरू ने कहा कि इट इज अ सिस्टम विद गुड ब्रेक्स बट नो इंजन। नेहरू ने कहा ये एक ऐसी गाड़ी है जिसकी ब्रेक्स बड़ी जबरदस्त हैं, आपने सिस्टम बड़ा बेहतरीन बनाया है, आपने इसमें हाँ, लेकिन नो प्रोसीजर्स, इंजन। आपने पॉलिसीज बड़ी अच्छी डाली हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड थी सेल्फ रूल की, जो इसका इंजन है, जो एक बुनियादी बात है, आपने उसको तो पूरा ही नहीं किया। तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाया है जिसमें ब्रेक्स तो हैं, कोई इंजन नहीं है। ये वही वाला है जिसमें उसने कहा था, उसने गांधी ने एक और कहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है। प्रोटेटिक चेक। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो आगे है। इसके अच्छा, अलावा जिना ने कहा कि दिस इज समथिंग टोटली रॉटन, बैड एंड अनएक्सेप्टेबल। अच्छा भाई ठीक है। तो लेकिन ब्रिटिश ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर ब्रिटिश ने इसमें एक और बात ऐड कर दी, वाइसरॉय इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, ही कैन पास एनी डिसीजन wherever, whenever, whatsoever he likes, he can do it and no one can stop him। वाइस रॉय के पास सारी पावर है, वाइस रॉय चाहे तो किसी को रोक दे, वाइस रॉय चाहे तो किसी को जाने दे, जो वाइस रॉय करना चाहे करे, और किसी में हिम्मत है तो रोक सके, कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो तो अल्टीमेट अथॉरिटी है। अगर आपने कोई डिसीजन लिया, वाइस रॉय के पास पावर है उसको रिवर्स कर दे। मुसलमानों के पास या इंडियंस के पास पावर है कि वो एजुकेशन को कंट्रोल करें। इंडियंस ने कहीं स्कूल बनाया, वाइस रॉय को वो स्कूल पसंद नहीं आ रहा, वाइस रॉय वो स्कूल बंद करवा सकता है। यानी इस तरह की पावर, मिसाल अच्छा। देके समझा और रहा हूँ। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले द एक्ट से पहले ब्रिटेन ने कहा था ना कि फाइंड द सॉल्यूशन टू योर हाँ हाँ प्रॉब्लम। हाँ हाँ तो हाँ। ये ये क्यों कहा, जबकि ये क्यों कहा जबकि जिन्हों ने वैसे ही 14 पॉइंट दे दिए थे, नेहरू ने अपनी चीजें दे दी थी। नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली आरटीसी में लड़ रहे थे। आरटीसी का तो डिसीजन आ ही नहीं रहा था ना, पहली आरटीसी भी फेल हो गई, दूसरी आरटीसी भी फेल हो गई थी। तो ब्रिटिश ने कहा कि भाई आप लोगों के आपस के डिफरेंसेस रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप लोग कॉन्स्टेंटली आपस में लड़े जा रहे हैं। तो फिर इसका तरीका इलाज ये है कि जब आप लोगों के आपस के डिफरेंसेस रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर आप लोगों का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो हम अपना सोल्यूशन इम्पोज कर देंगे आपके ऊपर। और वही हुआ, ब्रिटिश ने अपना सोल्यूशन इम्पोज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस पर सवाल बनता है 7 मार्क्स का कि भाई व्हाई डिड द इंडियंस रिजेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें आप बताते हैं कि भाई इसके अंदर सेल्फ रूल नहीं दिया गया, सिस्टम ऑफ डायरार्की इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और इसमें इलेक्शंस की बात तो की गई, लेकिन ऑल द इंडियन पॉपुलेशन वाज नॉट अलाउड टू वोट। पूरी इंडियन पॉपुलेशन को वोट करने की इजाजत नहीं थी, सबको वोट करने की इजाजत नहीं थी, ओनली अ फ्यू पीपल वर अलाउड टू वोट इन इट। कुछ लोगों को वोट करने की इजाजत थी, नॉट एवरीवन वाज अलाउड टू वोट। सो दैट टर्न्ड आउट टू बी अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रिजेक्टेड बाय द इंडियंस। तो इस एक्ट के अंदर वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। अगर इन पॉइंट्स को भी याद कर लिया जाए, समझ लिया जाए, सो दैट इज समथिंग ऑल्सो इनफ। इससे ज्यादा इसमें मजीद याद करने की जरूरत नहीं है चीजों को। ठीक है, सही है। तो ये है। इसके बाद अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा, ब्रिटिश ने इसमें एक चीज और अनाउंस कर दी थी कि हम आने वाले सालों में इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इलेक्शंस करवा देंगे इंडिया के अंदर, जिसके थ्रू नई गवर्नमेंट अपॉइंट होगी और वो मुल्कों को जो है वो इंडिया को जो है वो चलाएगी, इंडिया के प्रोविंसेस को और डिफरेंट चीजों को वो चलाएगी। तो अब जो अगला इवेंट हम करने जा रहे हैं इसके अंदर वो है इलेक्शंस 1937।
ठीक है, सही है। ओके जी, तो टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस 1937, वही बात कि ब्रिटिश ने कह दिया कि भाई इलेक्शंस करवाएंगे, और उस टाइम पर प्रोविंसेस थे 11, और ब्रिटिश ने कह दिया कि भाई पूरे 11 प्रोविंसेस के अंदर जो है हम इलेक्शंस करवाएंगे। तो बात समझ में आती है। इलेक्शंस वर हेल्ड इन इंडिया इन 1936-37, दोनों गवर्नमेंट में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी इलेक्शंस हुए, और जिसमें कहा जाता है कि अबाउट 4.25 ओनली वुमेन वोटेड। इसके अलावा मर्दों ने अलग वोट किया, लेकिन इन इलेक्शंस में, क्योंकि हमने पहले ही बात की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वुमेन वर आल्सो अलाउड टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। वुमेन आल्सो वोटेड इन दीज इलेक्शंस। तो इलेक्शन का रिजल्ट जो आया वो बहुत ही अजीब रिजल्ट था, जिसके तहत ये हुआ कि द रिजल्ट्स वेंट इन फेवर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द सीट्स विच वर एलोकेटेड फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वो थी 1585 सीट्स, जिसमें से 707 सीट्स वर वन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, मुस्लिम लीग के लिए रखी गई थी तकरीबन 495 सीट्स, जिसमें से मुस्लिम लीग वाज ओनली एबल टू विन अबाउट 106 सीट्स बस। तो ये अब बात ये कि मुसलमान इतनी कम सीटें जीते। कांग्रेस पार्टी ने 8 प्रोविंसेस में से 11 में से 8 प्रोविंसेस में कंप्लीट गवर्नमेंट अपनी बना ली, और मुस्लिम लीग को सिर्फ चांस मिला कि बाकी जो 3 प्रोविंसेस थे उसमें ज्वाइंट गवर्नमेंट कांग्रेस के साथ बना सके। यानी मुस्लिम लीग का कोई स्ट्रांग होल्ड अब गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट में स्ट्रांग होल्ड कांग्रेस का आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस इलेक्शंस जीत चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई व्हाई डिड मुस्लिम लीग फेल इन द इलेक्शंस 1937। तो इस पर 7 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि भाई व्हाई डिड मुस्लिम लीग नॉट परफॉर्म वेल, या व्हाई डिड द मुस्लिम लीग फेल इन इलेक्शंस 1937। तो उसमें सबसे पहली वजह वो ये आती है कि भाई द एरियाज वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी, इवन फ्रॉम दोज एरियाज द कांग्रेस पार्टी वन द इलेक्शंस। तो सवाल ये उठता है कि वहां जहां मुसलमान ज्यादा थे उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों कर दिया। उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन ये था कि कांग्रेस वाज एन ओल्डर पार्टी, एंड पीपल थॉट कि भाई हमारे राइट्स जो हैं वो कांग्रेस ही दिलवा सकती है, मुस्लिम लीग एक नई पार्टी है, और मुस्लिम लीग के लोगों के बस की बात नहीं है कि ये हमें हमारे राइट्स दिलवा सके। जबकि कांग्रेस पार्टी जो है वो इनके बस की बात है कि ये हमें जो है वो हमारे राइट्स दिलवा सकें। तो लोगों ने कांग्रेस को वोट कर दिया। अच्छा जी, सम ऑफ द मुस्लिम्स वोटेड फॉर हिंदूज, क्योंकि उनका ख्याल था कि हिंदू डोमिनेशन, हिंदूज हमें क्या डोमिनेट करेंगे, ये हिंदूज तो हमारे साथ इतने सालों से रह रहे हैं और इनका हमारा साथ है, अगर ये हुकूमत में आ भी जाते हैं तो हमें डोमिनेट नहीं करेंगे। सो दे डिड नॉट फील थ्रेटन फ्रॉम द हिंदू डोमिनेशन, एंड दे सपोर्टेड द कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा ये था कि द मुस्लिम्स वर हैविंग एन इमेज प्रॉब्लम। इमेज प्रॉब्लम क्या थी कि द मुस्लिम्स वर थिंकिंग ऑफ द मुगल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑफ द पास्ट। हुआ ये कि हाँ, लोगों का ये ख्याल था कि ये कांग्रेस, ये मुस्लिम लीग जो है ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगी जैसे पुराने जमाने में मुगल्स और जो वो अमीर लोग होते थे वो जब पावर में आ जाते थे तो वो जिस तरह हमारे साथ बिहेव किया करते थे, ये मुस्लिम लीग हमारे साथ वैसे ही बिहेव करेगी, इसलिए बेहतर है इनको वोट करो ही नहीं। तो ड्यू टू दिस इमेज प्रॉब्लम many Muslims voted for Congress and they did not vote for the Muslim League, so people voted for Congress. इसके अलावा ये था कि भाई मुस्लिम्स वर कंटेस्टिंग इन जनरल इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दे वर इनएक्सपीरियंस्ड, उनको आइडिया नहीं था, दे डिड नॉट नो हाउ टू कैंपेन इन इलेक्शंस, द लीडर्स वर लेस एक्सपीरियंस्ड, द मुस्लिम्स वर पुअर एंड इलिटरेट। इसके अलावा ये था कि मुसलमानों को इतनी उनकी जान पहचान नहीं थी, प्लस द मैसेज ऑफ मुस्लिम लीग was not spread all over India, and Muslim League was having less supporters as compared to that of Congress. Congress, on the other hand, was having a large number of supporters. However, Muslim League was only having a small number of supporters. अच्छा जी, इससे ये हुआ कि भाई अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है तो कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत बना ली, और वो इलाके जहां से मुस्लिम लीग जीती थी वहां उन्होंने थोड़ी बहुत हुकूमत मुस्लिम ने अपनी बना ली। यहां से शुरू होता है 2 साल का कांग्रेस रूल, जिसको कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, कांग्रेस टेरेनी और कांग्रेस ऑपरेशन भी कहा जाता है। यहां से हिंदुओं ने उनके दिलों में जितनी नफरत थी मुसलमानों के लिए वो सारी नफरत दिखाना शुरू की।
Congress ministries tried to suppress the Muslim culture by Hindu domination. सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम के तहत ये कहा गया कि भाई the Muslim children who were studying in schools, they were forced to bow before the statue of Gandhi. पहली बात। दूसरी बात, स्टूडेंट्स वर फोर्स्ड टू स्पिन कॉटन इन स्कूल्स। स्कूल्स में इनसे कपड़े सिलवाते थे, कॉटन स्पिन करवाते थे और बाद में वो उसको बेचेंगे। यानी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि उनसे काम करवा रहे हैं, चाइल्ड लेबर। अच्छा, वर्धा स्कीम के तहत एक और बात थी, सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम वाज मेड मैंडेटरी फॉर एवरीवन एट द स्टार्ट ऑफ द डे। दिन के स्टार्ट होते ही आप पर लाजिम है कि आप पढ़ेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब वंदे मातरम में कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि भाई द मुस्लिम्स आर इम्प्योर, द हिंदूज आर प्योर एंड द मुस्लिम्स आर रिक्वायर्ड टू बी किक्ड आउट ऑफ इंडिया। यानी बेसिकली यानी मुसलमानों की बुराई करते थे वंदे मातरम में, जी या जी, फिर शिर्क की तरफ लेकर जाते थे? मुसलमानों की क्या सर? बुराई, मुसलमानों की बुराई हो रही थी वंदे मातरम में कि वो कह रहे थे कि मुस्लिम्स आर इम्प्योर, मुसलमान नापाक हैं, हिंदू पाक हैं और मुसलमानों को इंडिया से निकाल देना चाहिए। और ये वंदे मातरम मुसलमानों से ही पढ़वाया जा रहा है, यानी उनकी बुराई उनके मुंह से ही करवाई जा रही है कि उनको कहा जा रहा है कि हर बंदा, वो फैक्ट्री में काम करता है, वो दुकान पे काम करता है, वो स्कूल में पढ़ता है, जो कुछ भी है, ही इज रिक्वायर्ड टू जो है वो सिंग वंदे मातरम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डे। सुबह सबसे पहला काम वंदे मातरम पढ़ा जाएगा, जोर जबरदस्ती। अच्छा जी, फिर एक और स्कीम जो गांधी ने इंट्रोड्यूस की थी प्रोविंस ओडिशा के अंदर, वो थी विद्या मंदिर स्कीम, जहां पर ओडिशा के मुस्लिम्स को फोर्स किया जा रहा था टू विजिट द हिंदू टेम्पल्स एंड टू बाउ बिफोर द स्टैचू ऑफ गांधी। कि भाई हिंदू टेम्पल्स को जो है वो विजिट किया जाएगा और गांधी, सॉरी, वहां पर जो उनके गॉड्स हैं टेम्पल्स के अंदर, उनके आगे जो है वो आपने झुकना है और उनको जो है आपने रिस्पेक्ट पे करनी है। अब ये गलत है, मुसलमानों में शिरक है ये, लेकिन जबरदस्ती किया जा रहा है। फिर अजान वाज फॉरबिडन, पिग्स वर थ्रोन इनटू द मॉस्क्स एट द टाइम अजान तो ऑफ। अभी भी इन्होंने वो की हुई है, बैन की हुई है। तो ये इनका उस जमाने का भी, ये इनके मसले मसाइल थे, ये इसको साउंड पोल्यूशन कहते हैं, वायलेंस कहते हैं। तो अच्छा। इसके इसके अलावा ये है कि पिग्स वर थ्रोन इनटू द मॉस्क्स एट द टाइम ऑफ प्रेयर्स, ड्रम्स वर बीटन आउटसाइड द मॉस्क्स एट द टाइम ऑफ प्रेयर्स। इसके अलावा हिंदूज वर फ्री टू असॉल्ट द मुस्लिम्स, जिसका जहां दिल करे हिंदू का मुसलमानों को मार दे और उस पर कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, मुसलमान अगर शिकायत करने जाएं तो गवर्नमेंट के सारे बंदे ही हिंदू हैं, वो उल्टा इल्जाम मुसलमानों पे लगाते थे कि भाई यू आर द रीजन रिस्पॉन्सिबल, जो कुछ हो रहा है इंडिया में, जो जो कुछ बुराई हो रही है उसके जिम्मेदार मुसलमान है। हालांकि मुस्लिम्स वर नॉट द रीजन रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कहा यह जा रहा था कि भाई जो कुछ बुराई इंडिया में हो रही है उस सब के जिम्मेदार मुसलमान है, इसलिए जो है वो ये सब गलत करने वाले मुसलमान है। 2 साल तक लगातार ये जुल्म सितम चलता रहा, फ्रॉम 1937 टिल 1939, व्हेन फाइनली इन सितंबर 1939 द वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट। और ब्रिटिश ने इंडिया को कहा कि भाई हमने आपको पावर दी है, हमने आपको इलेक्शंस के साथ पावर ग्रांट की, कांग्रेस के लोगों से कहा अब आपका ये काम है कि आप हमें सपोर्ट करें वर्ल्ड वॉर 2 में। कांग्रेस ने मना कर दिया, कांग्रेस ने कहा भाई हम क्यों सपोर्ट करें आपको वर्ल्ड वॉर 2 में, हमने आपको वर्ल्ड वॉर 1 में भी सपोर्ट किया और आपने बदले में हमें कुछ नहीं दिया, हम आपको क्यों सपोर्ट करें। इस पर ब्रिटिश ने कहा कि देखें जी, बात सुने, हमने आपको गवर्नमेंट दी है और अब जो है गवर्नमेंट में पावर देने का मकसद है कि यू नीड टू सपोर्ट टू अस इन रिटर्न। कांग्रेस ने कहा नहीं जी, हम सपोर्ट नहीं करते। द ब्रिटिश अनाउंस्ड देमसेल्व्स कि भाई इंडिया इज एट वॉर विद जर्मनी। अब जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था जापान, और जापान was fighting in Burma, which is located close to India, and it was expected कि if India announces that they are at war with Germany, so Japan will attack India और इंडिया के लोग बेमौत मारे जाएंगे। तो कांग्रेस ने ऑफर को रिजेक्ट किया कि भाई हम आपको वॉर में सपोर्ट नहीं करते। कांग्रेस ने कहा आप लोग हमें किस बात का रोब जमा रहे हैं कि आपने हमें गवर्नमेंट दी है, हम अभी के अभी रिजाइन करते हैं आपकी गवर्नमेंट से
So the Congress people, they resigned from the government in October 1939. कांग्रेस के रिजाइन करते ही कांग्रेस का जुल्म सितम खत्म हो गया. द ऑपरेशन द टिरेनी ऑफ द मुस्लिम्स एंडेड. जिन्ना रिक्वेस्टेड द मुस्लिम्स टू सेलिब्रेट अ डे ऑफ हैप्पीनेस, अ डे ऑफ डिलीवरेंस, which was celebrated on 22nd December 1939. बेसिकली ये हुआ था कि कांग्रेस ने जो है ऊट पटांग चीजें बोल डाली वो उसको ब्रिटेन को, और फिर इसी वजह से बरतानिया ने जो है रिवर्स कर दिया पार्लियामेंट. बरतानिया ने रिवर्स नहीं किया. बरतानिया वाले तो इनको फोर्स कर रहे थे कि हमने आपको पावर दिया, आप आओ और लड़ो. तो इन लोगों ने कहा कि भाई आपने हमें पावर दिया, आपकी पावर आपको मुबारक, हम आपकी गवर्नमेंट से ही रिजाइन करते हैं. तो कांग्रेस के लोगों ने रिजाइन कर दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे वॉर के अंदर, बदले में ये कि हम रिजाइन कर रहे हैं, जाओ. ठीक है, सही है. ठीक है. अच्छा, तो इसके बाद ये है कि भाई मुस्लिम्स दे सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डिलीवरेंस. मुसलमानों ने खुशी का दिन मनाया कि भाई हमारी जो है वो जान छूट गई हिंदुओं से. तो उस पर द मुस्लिम्स वर हैप्पी एंड दे सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस. अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई जी. अच्छा, इसके बाद फिर ये आता है कि इसके 3 महीने के बाद यानी 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया गया है. और इसके 3 महीने के पूरे 3 महीने बाद द मुस्लिम्स दे पास्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, जिसमें मुसलमानों ने क्लियरली कह दिया कि वी वांट नथिंग बट अ सेपरेट होमलैंड. क्योंकि अब 2 साल के इस दौर में मुसलमान देख चुके हैं द रियल फेस ऑफ द हिंदूज, द रियल हेट्रेड ऑफ द हिंदूज, दे हैव विटनेस्ड एवरीथिंग. तो अब तो मुसलमानों ने भाई फौरन कह दिया 3 महीने के अंदर. 1930 में इलाहाबाद एड्रेस में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि भाई सेपरेट होमलैंड बना लो. उस टाइम कोई अग्रीड नहीं था. और आज 3 महीने के अंदर अंदर जब इन लोगों ने देख लिया 2 साल का कांग्रेस रूल, तो कांग्रेस रूल के एंड होने के 3 महीने के बाद ही 22 दिसंबर से 23 मार्च 1940 को पास कर रहे हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन. कह रहे हैं नो रिफॉर्म इन इंडिया इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल until and unless it contains a reference to the establishment of Pakistan. So इस पर कांग्रेस का रिएक्शन बड़ा फियर्स आया. दे कॉल्ड द डिमांड पाकिस्तान एज एंटी नेशनलिज्म. और कई लोगों ने कहा कि भाई ये गलत है. गांधी डिक्लेयर्ड इट एज अ सिन. गांधी ने कहा तो गुनाह है. एंड मोरली इलनेस ऑफ मुस्लिम लीग. लेकिन मुसलमानों ने कह दिया भाई हमें तो भाई सेपरेट होमलैंड चाहिए, हमें तो पाकिस्तान बनाना है. तो और ये ये है. पहली दफा है कि मुसलमानों ने अनाउंस किया था, इससे पहले अनाउंस नहीं किया था ना कि इससे हमें. पहले पब्लिक अनाउंसमेंट कभी भी नहीं हुई. ये पहली मर्तबा था कि पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो अनाउंस की गई थी. ठीक है, सही है. तो ये आपके पास इवेंट है 1940 तक का.